नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने निकायों में प्रशासकों को बैठाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। करण माहरा ने कहा है कि सरकार को निकाय के चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन हार के डर से सभी निकाय प्रशासकों के हवाले कर दिए गए हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी में कितना डर है। प्रशासक बैठाना बीजेपी के उसी गुणों का एक नमूना है कि बीजेपी हर बुरी चीज को, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उस चीज को अपने लिए पॉजिटिव करने में माहिर है। पता था अंकिता मर्डर केस की वजह से ये लोग पीछे हैं, इनको पता था अग्निवीर से इनको नुकसान हुआ है, पता था पटवारी पेपर लीक हुआ है उससे नुकसान है, इनको पता था SSSC भर्ती घोटाला हुआ है उससे नुकसान है, केदारनाथ में सोने की चोरी को लेकर नाराजी थी। तो हमको ये एहसास था कि ये समय पर चुनाव नहीं कराएंगे और मंत्री जी ने यू टर्न लिया अपनी बात से। और दूसरा, मैंने जो कहा कि अपने लिए लाभ ले लेते हैं अपनी गलतियों का भी। प्रशासक बैठाने का मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अब 6 महीने साल भर जो भी प्रशासक बैठेंगे वो सरकार के दबाव में काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव है। प्रशासक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, उनके हिसाब से काम करेंगे, वो चुनाव को प्रभावित करने के उनके काम आएगा और बीजेपी इसका बखूबी इस्तेमाल करेगी। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय देखिए, पहले से ये कहा जा रहा था कि आखिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं और इस पे कांग्रेस भी सवाल खड़े करते हुए अब नजर आ रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि निकाय चुनावों को टालने के बाद ये कह सकते हैं जिस प्रकार से प्रशासकों की भूमिका यहाँ पर तय कर दी गई है, निकायों में प्रशासक बिठा दिए गए हैं, तो उसको लेकर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए है। विपक्ष लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि राज्य सरकार इन चुनावों में हार के डर से निकाय चुनावों को टालने का काम कर रही है और जो तय समय पर काम होने चाहिए था आयोग की तरफ से, वो यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप पर सही साबित हुआ और निकाय चुनावों में ये कह सकते हैं कि अभी भी अब और लंबा समय यहाँ पर लग सकता है। 6 महीने तक जो प्रशासक होंगे वो निकायों की जिम्मेदारी यहाँ पर संभालेंगे, लेकिन विपक्ष को अभी भी आशंका है कि जिस प्रकार से निकायों में स्थितियां बनी हुई है, विकास के काम नहीं हुए हैं, जनता नाराज है, तो उन सब चीजों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा की तरफ से कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां अभी तक है, आयोग की तरफ से जो चुनाव को लेकर जो तैयारियां की जानी थी, वो तैयारियां अभी आधी अधूरी है। ना मतदाता सूची अभी तक पूरी फाइनल बन पाई है, ना आरक्षण अभी तक तय हो पाए हैं और ना ही जो चुनाव से पहले की जो सर्वे की जो रिपोर्ट होती है वो यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आधे अधूरी तैयारी के साथ चुनाव में आयोग नहीं जाना चाहता था, इसलिए और समय यहाँ पर लिया गया और अब सरकार की तरफ से सभी प्रशासकों, सभी निकायों में प्रशासकों को यहाँ पर बिठाने का काम कर दिया गया। और विपक्ष के लिए बड़ा मौका इसलिए भी क्योंकि आने वाला समय चुनाव का समय है। ऐसे में उस चुनावी वर्ष में सरकार की इन्हीं नाकामियों को उठाने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और फिर जनता के सामने नए मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। जी, कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी को पहले से ही हार की आशंका थी, जिसकी वजह से चुनाव टाल दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश के भीतर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की निकायों में स्थितियां बनी हुई है, कांग्रेस लगातार शुरू से ही सरकार को नाकाम साबित करने का आरोप यहाँ पर लगा रही है। सरकार ने जनहित के जो काम होने से उन कामों में लापरवाही यहाँ पर बरती है। विपक्ष लगातार निकायों में बजट की कमी और विकास के कामों के में अनदेखी करने का आरोप यहाँ पर लगा रही थी और ऐसे में जब निकायों में प्रशासक बिठा दिए गए तो फिर सीधे तौर पर अब चुनाव आने वाले और दिनों में लंबा समय यहाँ पर चुनाव को पूर्ण कराने में लग सकता है। तो विपक्ष लगातार इस बात को लेकर यहाँ पर आशंका जाहिर कर रहा था और अब आरोप सीधे लगा रहा है कि सरकार हार के डर से चुनाव से पीछे हटना चाहती है, इसलिए प्रशासकों को बिठा रही है, जिससे विकास के जो काम है वो तय समय पर हो सके और अब जो जनता की जो समस्या है उनका निराकरण हो सके। अमूमन ये होता है अभय कि जब चुनाव का वक्त आता है उसके 1-2 महीने पहले से या 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड में इस तरह की कोई भी तैयारी नजर नहीं आई। तो क्या सरकार इस चुनाव के लिए तैयार नहीं थी या तैयारी करने की कोशिश उनकी तरफ से की ही नहीं गई थी? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है आयोग की तरफ से होती है और आयोग के पास इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि एक सबसे पहले जो कर्मचारियों की जो कमी है आयोग के पास वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आयोग का जो काम है उसमें सरकार की तरफ से भी ये कह सकते हैं कि पूरी सुधार को दे दी गई, लेकिन
कई जगहों पर ऐसे हैं जहां पर नई निकायों का गठन यहाँ पर हुआ, परिसीमन हुए, उनका परिसीमन होने में समय यहाँ पर निर्धारित हो रहा, उसकी वजह से देरी यहाँ पर हो रही है। और सरकार चाहती है कि जिस वजह से ये सब निकायां अभी नई जो गठित हुई है, उन सभी का भी यहाँ पर एक साथ चुनाव कराया जाए। सभी निकायों में एक साथ चुनाव होने से ये कह सकते हैं कि जो बार बार के जो दबाव या परेशानियां जो होती है उससे बचा जा सकता है। इसलिए प्रशासक की भूमिका पर यहाँ पर काम करेंगे और जो निकायों की जो आवश्यक जो कार्रवाई है वो भी पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाएगी। जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी तो फिर यहाँ पर चुनाव के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, यानी कि साफ है अभय कि कांग्रेस न सिर्फ सरकार पे सवाल खड़े कर रही है बल्कि चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार सरकार या जो एजेंसियां हैं, चाहे आयोग हो या दूसरे विभाग हो, उन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप यहाँ पर लगा रही है। विपक्ष का काम जागरूक भूमिका अदा करने का होता है और उस बात को लेकर विपक्ष लगातार उस बात पर अपना काम यहाँ पर कर रहा है और सरकार की जो नीतियां हैं या जो कार्य उन पर सवाल खड़े करके जनता को जागरूक करने का काम यहाँ पर कर रहा है। आयोग की तरफ से जो तेजी अपनाई जानी चाहिए थी निकाय चुनाव को लेकर, वो यहाँ पर नहीं अपनाई गई है। यही वजह है कि आज प्रशासन के रूप में वहाँ पर काम काज का जिम्मा प्रशासकों को दे दिया गया, प्रशासनिक अधिकार दे दिया है। निकायों का जो 27 समय का जो कार्यकाल होता है वो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। ऐसे में अब अगले 6 महीने तक फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई निकाय चुनाव की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि निकायों में जो मतदाता सूची का जो प्रकाशन होना है वो फरवरी माह में अंतिम सूची का प्रकाशन यहाँ पर होना है। फाइनल सूची जो मतदाताओं की आएगी वो फरवरी माह में आएगी। जो ओबीसी का जो सर्वेक्षण होना है, जो आरक्षण की लिस्ट जारी होनी है, वो भी उसी समय पर यहाँ पर बन पाएगी। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि अभी 6 महीने का एक समय और है जिसमें प्रशासकों के साथ साथ आयोग को भी अपनी तैयारियां पूरी करने का समय यहाँ पर मिल पाया। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत सिलक्यारा में 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे की राज्य सरकार अब विस्तृत जांच कराएगी। इस सिलसिले में पूर्व में गठित जांच समिति को प्रारंभिक रिपोर्ट लौटाते हुए उसे दोबारा सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरकाशी कई दिनों तक चर्चा में रहा। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में हुए हादसे ने करीब 41 जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया था। यह सुरंग प्रदेश के विकास का अहम भाग है, लेकिन इस हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब और हादसे को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुरूप दावा किया है कि 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। उन्होंने कहा है कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि तेलंगाना और मिजोरम को छोड़कर 3 राज्यों की बात की जाए तो 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस कोई भी सरकार बन सकती है। देखिए, तेलंगाना में तो हम अच्छी स्थिति में रहेंगे, हम पहले से इस बात को बोल रहे हैं। वहाँ पर हम सरकार बना रहे हैं, ऐसी बात शायद बीजेपी ने कभी कही नहीं, जहाँ तक मैंने स्टेटमेंट सुने हैं अपने नेताओं के। मिजोरम की भी परिस्थिति आपको मालूम है, वहाँ पर भी मिलजुल के ही सरकार बनती है। जहाँ तक राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे की टक्कर बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस में कोई भी सत्ता बना सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को एक तरफा बीजेपी के साथ बता रहे हैं। और आज तक की जितनी भी हमारी जो बढ़त रही है, तो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वहाँ पर भाजपा सरकार आने की बात हो रही है। तो अगर ये सब होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी लीड लिए हुए है और अच्छी स्थिति में है। 4 राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में कई सर्वेक्षण हमको टक्कर में दिखा रहे हैं, बल्कि आज तक मायावाला हमारी सरकार बना रहा है राजस्थान के अंदर, तो इस स्थिति को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि 4 स्थानों पर, 4 बड़े राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
और उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे उत्तराखंड कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी अपने घर कोटद्वार पहुंच गए। कोटद्वार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गब्बर सिंह नेगी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने उनके आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान कर उनको सम्मानित किया। साथ ही उन्हें मिठाई खिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके जज्बे और साहस की सराहना की। साथ ही गब्बर सिंह की पत्नी को माला पहनाकर उनके धैर्य और विश्वास की सराहना भी की। वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा कोटद्वार आज ईश्वरमय हो रखा है। दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड का ही नहीं, हमारे भारत के जो हीरो हैं, सिलक्यारा के जो हीरो हैं हमारे गब्बर सिंह नेगी जी, उनके घर में निवास में पहुंची हूं और बहुत खुशी हुई उनको मिलके। इतने पॉजिटिव व्यक्ति, उनसे बात करके हमें भी एक एनर्जी आई और जिस तरह से उन्होंने वहां पर सारी चीज़ों को समझा और बाकी बच्चों को जो 20 से बता रहे 20 साल के भी बच्चे वहाँ पर थे, उनका ध्यान रखा, मेंटली उनको स्ट्रांग रखा, वो बधाई के पात्र हैं। खबर रामनगर से है, जहां युवक की बाइक अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब युवक बाइक से अपने घर जा रहा था, इसी बीच चौरपानी के समीप उसकी बाइक अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने उसे उपचार के लिए रामनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल विनय पाल सिंह जो गोजानी के रहने वाले हैं, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। प्रथम दृष्टया ओवर स्पीड से डिवाइडर से टकराने की बात जानकारी में आ रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोटद्वार में आज कौड़िया चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कर्मचारी हरीश दत्ती के खिलाफ आम जनता ने आक्रोश जाहिर किया। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के कर्मचारी पर आरोप लगे कि सिद्धबली मंदिर की शोभा यात्रा के लिए आने वाले वाहनों को चेक पोस्ट पर रोका गया और उनसे पैसे की डिमांड की गई। पैसे ना देने पर गाड़ी को काफी देर तक खड़ा कर लिया गया। बाद में चालान काटा गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, जिस कारण शोभा यात्रा में होने वाली तैयारियों को भी काफी देर रोकना पड़ा। पैसे मांगने की बात सुनकर महोत्सव समिति के सदस्य सुमन कोचनाला और विवेक अग्रवाल मौके पर पहुंचे और परिवहन विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि यदि महोत्सव में आने वाली गाड़ियों में कोई दिक्कत थी तो समिति से बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन इस पर गाड़ियां रोकने से मेले के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद भारत सरकार ने भी देश के सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्य सरकारें पहले ही अलर्ट मोड पर आ चुकी है। अब उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर सतर्क हो गई है और राज्य में इस बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी करने को लेकर मंथन कर रही है। सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी सरकार इस बारे में विचार कर रही है, आवश्यकता अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। नहीं, उस दिशा में हम सोच रहे हैं। अलर्ट जारी करने की जरूरत अभी नहीं है। जारी करने की अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उस दिशा में सोचेंगे। नहीं, उस दिशा में हम सोच रहे हैं। अलर्ट जारी करने की जरूरत अभी नहीं है। जारी करने की अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उस दिशा में सोचेंगे। खबर लक्सर से है, जहां तहसील प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत के चेक बांटने का सिलसिला जारी कर दिया है। इसके साथ ही चेक में गड़बड़ी की जांच किए जाने का सिलसिला जारी है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन ने अभी तक तकरीबन 43,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को 34 करोड़ से अधिक की राशि के चेक वितरित कर दिए हैं। गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों द्वारा अभी भी बाढ़ से हुए नुकसान और राहत राशि चेकों में गड़बड़ियां होने की शिकायत की जा रही है। इन मामलों की जांच कर इनका समाधान करना काम भी लगातार जारी है। अगर हम लेते हैं तो लगभग हम 43,000 लोगों को हम लोग चेक वितरण कर चुके हैं। हम अपना मुआवजा दे चुके हैं
और जिसमें जो हमारी धनराशि है वो 32 करोड़ 78 लाख के आसपास है। इसके अलावा हम लोग जो ये हेतुक सहायता है, गृह अनुदान है या अनुग्रह अनुदान है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास हम ये भी वितरण कर चुके हैं। टोटल अभी तक हम लोगों ने लगभग 34 करोड़ के आसपास हमको मिला भी था, 34 करोड़ के आसपास हमने बांट भी दिया। लेकिन लगातार हमारे पास एक दो इक्का दुक्का रोज किसान आ रहे हैं कि हमको जो हमारी फसल क्षति हुई थी उसका मुआवजा नहीं मिला है, तो उसको भी हम चेक करवा रहे हैं, उसका निस्तारण भी कर रहे हैं। और हमने और भी डिमांड की हुई है और पैसे की, वो भी मेरे ख्याल से 2-4 दिन में हमको मिल जाएगा। लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने भाजपा विधायक के वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब नेता सत्ता की हनक दिखा रही हो, बल्कि इससे पहले भी सरकार के कैबिनेट मंत्री कई बार ऐसे काम कर चुके हैं जिसमें सत्ता की हनक दिखी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि अगर भाजपा के इन बेलगाम नेताओं, मंत्रियों, विधायकों पर समय रहते संगठन स्तर पर कोई कार्रवाई होती है तो आज ऐसा नहीं होता। कि बेलगाम हो चुके हैं सभी विधायक, सभी मंत्री एक तरह से निरंकुश हो गए हैं। धामी जी का कोई जोर, कोई बस अपने विधायकों और मंत्रियों पर चल नहीं रहा है। और ये वजह क्या है? वजह ये है कि जिस दिन पहले दिन अनुशासनहीनता की थी मंत्रियों ने, विधायकों ने, उसी दिन संगठन का अनुशासनात्मक डंडा उनके ऊपर चल जाना चाहिए था। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल यदि विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियां करते हैं तो उनको माफ कर दिया जाता है। प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम अपने ही आरएसएस के कार्यकर्ता की मारपिटाई गनर और ड्राइवर के साथ मिलकर करते हैं तो माफ कर दिया जाता है। लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी सफाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। मनवीर चौहान ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में होता है तो उसे अपनी आवाज पर संयम बरतना चाहिए। देखिए, ये आपके माध्यम से सुनने में आ रहा है, विधायक जी ने किस संदर्भ में कहा होगा ये हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जनहित के मामलों में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। तो लेकिन कोई भी हो, सार्वजनिक लाइफ में, जीवन में हमको संयम के साथ भी रहना चाहिए। और खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर चौकी क्षेत्र से है, जहां धर्मपुर स्थित 5 स्टार भट्टे पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाली में सूचना मिली है कि ये 5 स्टार भट्टा है जो कि धर्मपुर चौकी में आता है और यहाँ पर एक चौकीदार था जो 65 वर्षीय व्यक्ति है, हरपाल सिंह। ये यहाँ पर पिछले 5-6 साल से चौकीदारी कर रहा था और ये सूचना मिली कि ये कल रात से ये मिसिंग है। तो इस सूचना पर भट्टा स्वामी और बाकी लेबर्स ने इसको आसपास जब तलाश किया तो वहीं जहाँ मिट्टी खुदी हुई थी वहीं पर उसके नीचे इसका शव मिला। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये थोड़ा सा हत्या का मामला लग रहा है। खबर खटीमा से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यात्रा के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर के आयोजन किए गए। स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, गन्ना विकास विभाग, नलकूप विभाग, खाद्य विभाग, पेयजल विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, बाल विकास विभाग ने स्टॉल भी लगाए। आयोजित कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित लाभार्थियों को एलईडी के माध्यम से विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रमों में लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी का अनुभव साझा किया। समस्त ग्राम पंचायतों ने हेल्थ कैंप भी लगाए, जिसमें लाभार्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया गया। टिहरी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन रवाना हुई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस यात्रा का लक्ष्य लोगों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने टिहरी से हरी झंडी दिखाकर टिहरी के ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस यात्रा को रवाना किया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है।
खबर लक्सर से है, जहां आबकारी विभाग में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक बार फिर अवैध कच्ची शराब कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। आबकारी निरीक्षक मनोहर पटियाला की अगुवाई में लक्सर तहसील के प्रभात पुल और हस्तमौली गांव के जंगलों में छापा मारा गया, जहां कच्ची शराब की आधा दर्जन भट्टियां और उपकरण पकड़े गए। मौके से कई हजार लीटर कच्चा लहान अवैध शराब बरामद की गई है। आबकारी निरीक्षक मनोहर पटियाला ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। और रुड़की के कोर कॉलेज मंगलोर बाईपास पर नकला इमरती के पास हवाई हाईवे पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और यूपी रोडवेज की बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस सड़क हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल रोडवेज बस के ड्राइवर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। सहारनपुर से हरिद्वार जा रही थी हमारी गाड़ी, छुटमलपुर डिपो रोडवेज। जब हम हाईवे पर चल रहे थे रुड़की दिल्ली हाईवे पर, तो जब रेलवे लाइन का पुल क्रॉस करते हैं जहाँ, वहाँ जाके एक ट्रक हमारे आगे आगे चल रहा था सिलेंडर से भरा हुआ। उसने अचानक ब्रेक दे दिए। हमारी गाड़ी उसके पीछे चल रही थी, तो पीछे से हमारी गाड़ी उसमें लग गई, जिसमें हमारे ड्राइवर को बहुत चोट आई है। 2 यात्रियों को भी चोट है तो हल्की फुल्की। 2 एक को और भी वो ऊपर चले गए अपने घर, पर 2 को थोड़ी ज़्यादा है। उनको मैं एम्बुलेंस में ले गए, अपने ड्राइवर को भी और उसको, दोनों यात्रियों को लेकर मैं एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ घायल आए हैं। मंगलौर हाईवे रोड का ये मामला है। एक बस की भिड़ंत हुई है ट्रक के साथ और उसमें 3 लोग मेरे पास आए। एक की मौके पर मौत हो चुकी थी, मृत अवस्था में लाया गया, और 2 घायल हैं जिनका हमारे यहाँ इलाज चल रहा है। जो घायल हैं उनकी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अभी स्टेबल है, उनका इलाज चल रहा है, एक्सरे एडवाइस किए गए हैं, एक्सरे कराए जा रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस लगातार अवैध नशा कारोबार के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस ने लक्सर के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से 11.27 ग्राम स्मैक तक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और कुछ नकदी भी बरामद की गई है। सौरभ के खिलाफ NTPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी पुलिस ने 1 माह के भीतर 20 से अधिक स्मैक और अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध नशा कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो NTPS एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ है और लगातार ये स्मैक के कारोबारियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। कहा यह जा रहा है कि आगे भी इस तरीके के एक्शन जारी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।